मिशन निपुण भारत के 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं और ये 5वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। बिहार में हमने एक कार्यक्रम 2021 में शुरू किया और इसका लॉन्च 2022 के 5 सितंबर को किया गया। बिहार राज्य में लक्ष्य का निर्धारण देश में किए गए लक्ष्य के निर्धारण का अनुरूप ही था, यानी 2026-27 तक सभी तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को उनके कक्षा के अनुरूप भाषा और गणित के मूलभूत कौशलों में दक्ष हो जाना। राज्य सरकार ने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और कर रहे हैं, जिसमें शिक्षक प्रशिक्षण, बच्चों को बेहतर आकलन कराने से संबंधित निर्देश, टीएलएम उपलब्ध कराना, इसमें विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भी टीएलएम, बच्चों के लिए भी टीएलएम किट्स ये उपलब्ध कराए जा रहे हैं और कराए गए हैं। लेकिन राज्य के द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्देशों और टीएलएम किट्स के बावजूद भी असल काम जिलों में ही किए जा रहे हैं, यानी जिले ही इस पूरे कार्यक्रम के असली वाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। आज हम शिवहर जिले में निपुण बिहार कार्यक्रम के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। शिवहर जिला में 431 विद्यालय हैं और 29,000 बच्चे पढ़ते हैं। इन बच्चों के लिए निपुण बिहार के तहत कई कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, जिससे कि समय से ये लक्ष्य पूरा कर सकें। इन कार्यक्रमों में बच्चों के लिए किट्स उपलब्ध कराना, शिक्षकों के लिए भी टीएलएम किट्स, जिससे कि शिक्षक बेहतर रूप से इस टीएलएम किट्स के माध्यम से कॉन्सेप्ट्स बच्चों को दे सकें। डाइट में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। नियमित रूप से आकलन किए जा रहे हैं। अभी जिले में 2 आकलन किए गए, पहले बेसलाइन और फिर मध्य लाइन। और अच्छी बात है कि मध्यावधि आकलन में इस जिले ने अपने ओआरएफ में यानी धारा प्रवाह पढ़ने की गति में 15% तक की वृद्धि की। मिशन निपुण बिहार के शिवहर में किए जाने वाले प्रयास एवं यहाँ की प्राथमिकताओं के संबंध में हम जिला पदाधिकारी श्री विवेक रंजन मैत्री से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं कमलनाथ झा एज टॉक के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम निपुण के नींव अंक के तहत जिला शिवहर के जिला पदाधिकारी से बात कर रहे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सर। हम शिवहर जिले के द्वारा किए जा रहे निपुण कार्यक्रम में हस्तक्षेपों पर बात करेंगे। किस प्रकार समुदाय और शिक्षकों के साथ हस्तक्षेप की वजह से शिवहर में बेहतर वातावरण तैयार हो पाया है, समन्वय स्थापित हो पाया है और हम निपुण यात्रा में बेहतर परिणाम दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन फिर से करता हूं, स्वागत करता हूं सर। नमस्कार। आज सर हम कुछ बात करेंगे कुछ आपके संबंध में, किस प्रकार आप इस जिले को बेहतर बनाने के प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि की भी आवश्यकता होती है कि हम कैसे बेहतर कर पा रहे हैं। साथ ही इस जिले में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके संबंध में भी बात करेंगे। और निपुण के तहत हम बच्चों के लिए जो ऐसे बच्चे हैं जो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में पीछे रह गए, उनके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। सर, हम शुरू करते हैं कुछ आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से और फिर हम आगे कुछ सवालों को लेंगे। हमें पता चला है कि आप एक शिक्षक परिवार से आते हैं। आपकी माता शिक्षिका थी और दादाजी भी शिक्षक रहे हैं। तो किस प्रकार से इस शिक्षक परिवार में रहते हुए आपका पालन पोषण हुआ और किस तरीके से आपकी यात्रा को इसने प्रभावित किया, इस पर प्रकाश डालेंगे सर। जी धन्यवाद कमल जी। आपने जो होमवर्क किया ठीक किया है। मेरे पूज्य दादाजी और नाना जी दोनों ही शिक्षक रहे हैं और दोनों ने ही 40 वर्ष तक शिक्षा के लिए अपने जीवन समर्पित किए हैं और उनका प्रभाव मेरे माता पिता दोनों के अपब्रिंगिंग में पड़ा है। और मेरी माताजी स्वयं अभी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में एक शिक्षिका रही हैं। वो भी 10 साल से अधिक उनको सेवा में दिए हो चुका है। तो एक शिक्षा के प्रति एक नेचुरल झुकाव परिवार में हमेशा से रहा है। विशेषकर मेरे नाना जी विज्ञान के शिक्षक थे, तो वो जो विज्ञान की चीज़ें मुझसे चर्चा करते थे, तो मेरे जो भी प्रश्न अच्छे बुरे खराब जो इंक्विजिटिव प्रश्न होते थे उनका वो खूबी उत्तर देते थे। तो एक उन्होंने ही थोड़ा मेरा साइंस और मैथ्स की तरफ थोड़ा रुझान रहा मेरा, और वही मेरी एजुकेशन चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट किया। विज्ञान से
11th-12th करने के बाद फिर इंजीनियरिंग की तरफ ही झुकाव रहा और पढ़ाई आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो निश्चित ही जो परिवेश घर पर मिलता है उसका एक डिस्प्रपोर्शनेट प्रभाव पड़ता है आपके रुचियों में, आपके करियर चॉइसेस में। तो निश्चित ही मेरे दादाजी, नाना जी और मेरी माता जी का, जो तीनों ही शिक्षक रहे हैं, बहुत वर्षों से उन्होंने सेवा दी है शिक्षा विभाग में, तो बहुत सकारात्मक प्रभाव रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर आपने बात की आपके परिवार की, तो आपकी प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई और किन किन बातों ने बेसिकली आपके प्रारंभिक शिक्षा में क्या योगदान दिया है, इसके संबंध में बताएंगे? जी, क्लास 1 तक इलाहाबाद में और उसके बाद लखनऊ में मेरी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट हुई। मेरे माता-पिता ने पूरी कोशिश की कि एक छात्र को जो भी कंफर्ट दिया जा सके सीमित संसाधनों में, उन्होंने सब किया और निश्चित ही उसका प्रभाव मिला कि कितना सेफ एनवायरनमेंट में पढ़ाई पर फोकस कर पाए। इनिशियली 12th तक लगभग सभी छात्रों में रुचि रहती है, कि उसके बाद करियर चॉइसेस में वो रिफ्लेक्ट करती है, तो उसका एक सकारात्मक प्रभाव रहता है। तो जो मेरे माता-पिता का योगदान था मेरी शिक्षा दीक्षा में और एक लंबे समय तक जो सपोर्ट किया है, इस तरह का सपोर्ट भारत में ही विशेषकर छात्र को मिलता है। आपको पता होगा कि अन्य सोसाइटीज़ में वहाँ पे 18 वर्ष के ऊपर छात्र दे आर ऑन देयर ओन और खुद से ही उनको अपने शिक्षा को फाइनेंस करना होता है। लेकिन भारत में जो फैमिली वैल्यूज़ हैं, तो उसी का प्रभाव है कि 18 वर्ष के बाद भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगभग सभी शिक्षक टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़ अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम लोग हमारे यहाँ, हमारे समाज में इट इज़ टेकन फॉर अ गिवन, ये एक कांस्टेंट की तरह इसको हम लोग मानते हैं। लेकिन वंस यू इंटरैक्ट विथ स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर सोसाइटीज़, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, कितना बड़ा सपोर्ट मिलता है। तो जो भी छात्र इसको देख रहे हैं, मेरा अनुरोध होगा कि इसको आप लोग भी रियलाइज़ करें और जो भी हार्ड वर्क आपके माता-पिता आपको सपोर्ट करने में कर रहे हैं, उसको वैल्यू करें और प्रयास करें कि जो शिक्षा वो आपको प्रदान कर रहे हैं, वो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। बहुत शुक्रिया सर, ये बहुत लाभकारी भी है। और हम सर अब निपुण भारत की बात करते हैं। आप सर जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने यह अनुशंसा की कि हमें बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को फोकस करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में पीछे रहने की प्रवृत्ति ऐसे होने लगी अब। और 8वीं तक के बच्चे भी बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा का या तीसरी कक्षा का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, और संभवतः यही कारण है कि बच्चे ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं। तब उन्होंने कहा कि हमें एक मिशन चलाना चाहिए और इसके एक टारगेट हों, और इसी वजह से 2021 में मिशन निपुण भारत के नाम से उन्होंने एक अभियान चलाया, मिशन चलाया एक लक्ष्य के साथ। तो मेरा सवाल है सर कि शायद संभवतः पहली बार देश में इस तरह का ये अभियान चला है और हमने लक्ष्य के साथ एक बुनियादी साक्षरता को फोकस किया है। तो क्या आपको लगता है कि हम बहुत विलंब कर गए इसमें, हमें पहले करना चाहिए था, कि नहीं अभी भी हम कोशिश करके बेहतर कर सकते हैं? जी, आपने लर्निंग आउटकम्स के बारे में चर्चा की और ये हमेशा एक डिस्कशन का बिंदु रहा है कि हमने एक्सेस टू एजुकेशन बढ़ाने में बहुत व्यापक कार्य किए हैं। ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग बिहार इन लास्ट 15-20 ईयर्स ने शिक्षा की आधारभूत संरचना को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए बहुत संसाधन उस पर दिए हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट पर को फोकस किया है। उसका नतीजा है कि आज शिवहर छोटा ज़िला है, 6.5 लाख आबादी है लगभग, वहाँ पे 431 सरकारी स्कूल हैं, सभी पंचायतों में हाई स्कूल हैं और वर्तमान में आप ही से फिगर मुझे प्राप्त हुआ कि 5 लाख से अधिक सरकारी शिक्षक हैं। तो वंस क्वांटिटी एक प्राप्त हो गई है, उसके बाद अब सही समय है क्वालिटी पर फोकस करने का। जो बेस्ट थिंग टू डू इज़ टू स्टार्ट टुडे, बिकॉज जो भूतपूर्व उसके बारे में बहुत विशेष चर्चा करके कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आना है। हम लोग यहाँ मिस्टेक्स नहीं फाइंड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो नाउ वी हैव अ गुड बेस कि इसको मिशन मोड में अचीव करने के लिए भारत सरकार ने इसको 26-27 आई थिंक लक्ष्य रखा है कि हम लोग बेसिक फंक्शनल एंड न्यूमरल लिटरेसी के लेवल्स को 80% तक अक्रॉस क्लास 1 to 3 पर ले जाएं। सो मेरा यही मानना है कि जो इतिहास में चीज़ें हो चुकी हैं, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग यही डिबेट कर रहे होते हैं कि हमारा एक्सेस कितना है या हमारा टीचर पीपल रेशियो कितना है। नाउ वी हैव डन देयर, हमने वो माइलस्टोन अचीव कर लिया है। आई थिंक एकदम सही समय है कि इसको मिशन मोड में बेसिक फंक्शनल न्यूमरल लिटरेसी को हम लोग सैचुरेशन लेवल तक ले जाने का प्रयास करें।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बिल्कुल सही कहा है सर कि हमने पहले एक्सेस को, पहुंच को सुनिश्चित किया है और फिर शिक्षकों की बड़ी संख्या में बहाली भी कराई है और फिर अब गुणवत्ता पे फोकस कर रहे हैं। तो इसी संबंध में सर इसको आगे बढ़ाते हैं और ये बुनियादी शिक्षा के लिए शिवहर में क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या कार्य सर भी जिले में किए जा रहे हैं सर, इसके संबंध में कुछ बताना चाहेंगे? जी, अभी हम लोगों ने इससे पहले चर्चा कर रहे थे कि एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में छोटी-छोटी पंचायतें हैं, उसके बाद भी लगभग हर वार्ड में एक दो जो मानक है कि 5 किलोमीटर में हाई स्कूल और हर पंचायत में हाई स्कूल और प्रारंभिक शिक्षा को के लिए बच्चों को दूर नहीं जाना पड़े। तो उसी का नतीजा है कि 431 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें हमारे 2800 टीचर्स अभी पढ़ा रहे हैं। अभी और राइट टू एजुकेशन और इस तरह की राइट बेस्ड इनिशिएटिव्स के बाद अभी कोई रीज़न नहीं है कि कोई किसी भी छात्र, चाहे वो जिस पृष्ठभूमि से आता हो, उसको एक्सेस नहीं हो स्कूल का। अगर आप करेंगे तो आपको 1 किलोमीटर के ही इर्द-गिर्द आपको कक्षा 5 तक की प्रारंभिक शिक्षा राज्य सरकार ने सुनिश्चित की है और सभी अभिभावकों का अब इसमें सपोर्ट मिला है। कुछ जगह एब्सेंटिज़्म के इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके लिए हमको लगातार जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, इवन कम्युनिटी एज अ होल और जो हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन और जो भी हमारे डेवलपमेंट पार्टनर्स में सहयोग करें, सभी के साथ इस तरह के इश्यूज़ को अब एड्रेस करने की आवश्यकता है। निपुण प्रोग्राम बिहार सरकार ने इसको अडॉप्ट किया है। सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन जो इसका हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है, वहाँ के भी रिसोर्स पर्सन टीचर ट्रेनिंग में और बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को ट्रैक करने में हमारे शिक्षकों का सहयोग कर रहे हैं और निश्चित ही इसके दूरगामी परिणाम होंगे। और व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, मेरा मानना है कि एक थर्ड पार्टी असेसमेंट जैसे डेवलपमेंट पार्टनर्स के माध्यम से हो या और भी अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इसको कराते हैं, क्योंकि कुछ प्रकार के फीडबैक वो इंटरनल असेसमेंट में नहीं प्राप्त किए जा सकते हैं। वो सिस्टमिक बाइसेस हैं, वो कभी भी आप कोई भी सैम्पल सर्वे करेंगे, आप शिक्षकों के माध्यम से कराएंगे या जिला प्रशासन के माध्यम से कराएंगे, तो एक सिस्टमिक बायस एक रहता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिजल्ट्स। अगर कोई अलार्मिंग फिगर आता भी है तो उसको गैप्स को आइडेंटिफाई करना, फिर उसको बढ़ाने का कोशिश करना है। सो इवन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो फीडबैक है उसको बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर रही हैं और उस पर काम कर रही हैं। इन इंजीनियरिंग विषय की किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए नेगेटिव फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर पॉजिटिव फीडबैक होगा तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। और उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का जो थर्ड पार्टी असेसमेंट में फिगर्स बच्चों के फंक्शनल न्यूमरल लिटरेसी के अगर किसी क्षेत्र में या किसी स्कूल में कम आते हैं, तो ये उस ब्लॉक, उस जिला, उस स्कूल के टीचर्स के लिए, उसके लिए एक मैकेनिज़्म है कि अपने पेडागॉजी को चेंज करें या और बेहतर उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो निपुण प्रोग्राम ये सिर्फ टेस्टिंग नहीं कर रहा है, सिर्फ ट्रैक वो नहीं कर रहा है, बल्कि उसके बाद उसके डायग्नोसिस के आधार पर टीचर ट्रेनिंग भी करवा रहा है और उस प्रोग्रेस को मॉनिटर भी कर रहा है। सिर्फ अगर ये होता कि सिर्फ एक फीडबैक है कि यहाँ के अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इट वुड हैव बीन एन इनकम्प्लीट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम में ही कंटेंट है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रेनिंग। तो एक बहु मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ निपुण पर काम हो रहा है। शिक्षा विभाग इस पर काफ़ी एफर्ट दे रहा है कि हम अपने सभी बच्चों की फंक्शनल न्यूमरल लिटरेसी को एक सैचुरेशन की तरफ ले जाएं। ये जो टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट जो मेथोडोलॉजी है, उसमें बेसलाइन सर्वे के जो रिजल्ट्स हैं, उसके आधार पर जो 2 वर्ष से काम हो रहा था, 15% की ग्रोथ भी हम लोगों ने देखी है। इसको आगे ले जाने के लिए, सैचुरेशन मोड पर ले जाने के लिए सभी स्कूलों को इंडिविजुअल छात्र की ट्रैकिंग के लिए ट्रैकिंग शीट का अधिष्ठापन किया गया है, जहाँ पे उनके लर्निंग आउटकम्स को नियमित रूप से शिक्षक देख पाएंगे, छात्र भी अपना आउटकम देख पाएंगे। सो उससे एक लगातार उनको मोटिवेशन मिलेगा कि जो हमारे आउटकम्स हैं, जो टारगेट्स हैं बेसिक फंक्शनल लिटरेसी के, उसको वो लोग अचीव कर पाएँ। और सभी शिक्षकों को भी आग्रह किया गया है कि इस पावरफुल टूल का इस्तेमाल करें और बच्चों को बेसिक फंक्शनल लिटरेसी के जो सब तीनों पैरामीटर्स हैं, उन सभी में न्यूनतम 80% और बेहतर रहेगा 100% अचीवमेंट लाने का कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत विस्तार से यहाँ के कार्यों के प्रसंग में बताया भी है। तो अगर हम कुछ सर 1-2 मुख्य किए जा रहे कार्यों की बात कहेंगे तो वो कौन से हो सकते हैं सर? जी, निपुण भारत अंतर्गत सर्वप्रथम एक बेसलाइन सर्वे
जो कंडक्ट किया गया उससे सभी स्कूलों को अवेयर किया गया कि उनके बच्चों में किस प्रकार की वो कहाँ पिछड़ रहे हैं, कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद सभी छात्रों को एक FLN किट उपलब्ध कराया गया जिससे उनको बेसिक फंक्शनल न्यूमरल लिटरेसी के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में मदद मिले। टीचर्स को लर्निंग मटेरियल, टीचिंग मटेरियल उपलब्ध कराया गया ताकि इस कार्य को दक्षतापूर्ण कर सकें। और उसी का एक प्रभाव रहा है कि जो मिड लाइन सर्वे हुआ उसमें पाया गया कि बेसिक फंक्शनल लिटरेसी में 15% का इजाफा हुआ, विच इज़ वेरी इनकरेजिंग एंड विच शोज़ कि दिस मेथडोलॉजी वर्क्स। इस प्रकार के इंटरवेंशन करने से ये जो FLN लेवल्स में जो अचीवमेंट हुआ है ये उसी का एक नतीजा है। तो इसके लिए सभी बच्चों की ओर से और सभी अभिभावकों की ओर से आई वुड लाइक टू थैंक एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड निपुण भारत इनिशिएटिव, जिसका नतीजा रहा है कि ये 15% का एक रिमार्केबल जंप बच्चों के लर्निंग लेवल्स में आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये खास तौर से सही में महत्वपूर्ण है कि 15% इंक्रीज़ अगर हम ओरल रीडिंग फ्लुएंसी में होती है बच्चों में तो ये बहुत अच्छी बात है सर। बहुत शुक्रिया सर। अभी हाल में सर शिक्षकों की भर्ती बहुत बड़े स्तर पर पूरे बिहार में हुई है, जिसका जिक्र कई बार दूसरे राज्यों में भी करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि सर इसका प्रभाव हमारे शिवहर जिले में भी किस प्रकार से पड़ रहा है और कैसे पड़ेगा? किस प्रकार से इसकी गुणवत्ता प्रभावित होंगी विद्यालयों में? राज्यव्यापी पहल करके सारे एग्ज़ाम्स को ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करने का निर्देश दिया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की अड़चन नहीं उत्पन्न हो, और सभी अक्रॉस ऑल फैकल्टी सब में अच्छी संख्या में शिक्षक भर्ती हो। तो व्यापक स्तर पर जो भर्ती निकाली गई, जिसमें बिहार तथा अन्य राज्यों से भी बहुत छात्रों ने बहुत में रुचि दिखाई, और इस पूरे कार्यक्रम को एक निश्चित समय सीमा में पूर्ण किया गया और लगभग 1.5 लाख टीचर्स और सिस्टम में आए। तो उसका नतीजा हुआ कि पूरे स्टेट का जो टीचर पीपल स्टूडेंट रेशियो है वो अभी 30 के करीब है, विच इज़ वेरी 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 हेल्दी। और शिवहर में भी काफ़ी नए टीचर्स को हम लोगों ने यहाँ नियुक्ति पत्र प्रभारी मंत्री जी के हाथों यहाँ पे दिलवाया। बहुत सारे शिक्षकों के ग्रीवांस थे अबाउट ट्रांसफ़र पोस्टिंग और पे लेवल्स, उस सब को भी बहुत ही लिबरली राज्य सरकार ने उन सभी को एड्रेस किया और उनके चॉइस बेस्ड पोस्टिंग और एक ट्रांसपेरेंट मेथड से एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उन लोगों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अलग से सभी शिक्षकों से अनुरोध किया है कि वह पूरी तरीके से मन लगा के बच्चों को पढ़ाने पे फोकस करें। उनके सारे पर्सनल इश्यूज़, उनके सारे एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए उन्होंने शिक्षा विभाग, जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। और बस उनकी यही अपेक्षा है कि सारे शिक्षक मन लगाकर बच्चों के छात्र निर्माण में, भविष्य निर्माण में अपना योगदान करें। दे विल बी प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। अन्य राज्यों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी शिक्षकों को नियमित रूप से सैलरी, सभी अक्रॉस ऑल डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशली इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, सैलरी टाइम पे सभी शिक्षकों को दी जा रही है। दे आर प्रॉपरली बीइंग टेकन केयर ऑफ, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वो मन लगा कर बच्चों को पढ़ा सके। इसमें अब हमें शिक्षकों से अपेक्षा है, उनसे अनुरोध है कि वो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी अपेक्षा है वो उस पर खरे उतरें और बिहार के छात्रों के भविष्य निर्माण में अपना पूर्ण योगदान दें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत इंटरेस्टिंग भी है और मुझे लगता है कई राज्यों ने इस पे बात भी करते हैं सर, वो पूछ भी रहे हैं कि कैसे किया गया ये। एक सर आपने जिक्र किया था शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में भी, तो आप बता सकते हैं कि इस ज़िले में हम शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कैसे इतने शिक्षकों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, साथ ही इनके नियमित किस तरीके से वो प्रेरित रह सकें विद्यालय में पढ़ाने के लिए, उसके लिए सर क्या प्रयास किए जा रहे हैं? मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, शिवहर पूरे राज्य का सबसे यंगेस्ट ज़िला है। तो ये ज़िला अभी मात्र 30 साल पुराना हुआ है। तो ये विशेष भौगोलिक कारणों की वजह से, विशेषकर ये बाढ़ की त्रासदी से ये इलाका ग्रस्त रहता था और बहुत लंबे समय तक जो यहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़ी सी गति रुकी है, उसका कारण प्राकृतिक आपदाएं ही थी। तो 2017 के बाद से शिवहर जिला में संपूर्ण तरीके से कनेक्टिविटी, चाहे वो नए पुलों का निर्माण हो, बागमती के अक्रॉस पुल हो, मुजफ्फरपुर प्रमंडल मुख्यालय से इसकी कनेक्टिविटी हो, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स 2017 तक पूर्ण कर लिए गए। उसका नतीजा है कि आज जो वेगरीज ऑफ नेचर थी, जो प्राकृतिक आपदाएं थी, उनसे शिवहर पूरी तरीके से सुरक्षित है और 2017 के बाद से हम लोगों ने यहाँ पे उस तरह की प्राकृतिक आपदा नहीं देखी है। सो एक अवर्जन जो था कि शिवहर थोड़ा बैकवर्ड है, वो आज की तिथि में नहीं है। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं जो पटना में उपलब्ध हैं उतनी यहाँ पे उपलब्ध हैं। अर्बन एरिया में 23 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति हो,
चाहे कनेक्टिविटी हो या आपको मनोरंजन के साधन हो, सभी शिवहर में पूरी तरीके से उपलब्ध हैं। तो अब वो एवर्जन नहीं रहना चाहिए कि शिवहर में किसी प्रकार की कमी है, और यही पूरे स्टेट में भी यही हाल है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, जलापूर्ति की बात हो, किसी प्रकार की कोई समस्या कहीं रह नहीं गई है। और तो यहाँ पर सबसे पहले नए जिला के निर्माण में डाइट जो संस्था होती है, जो जिसका मुख्य कार्य होता है शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, तो डाइट का निर्माण किया गया। अभी भी यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट्स के ऑफिस नहीं बने, लेकिन शिक्षा विभाग के सभी टीचर ट्रेनिंग वाले इंस्टीट्यूशन यहाँ पे फंक्शनल हैं, और सभी शिक्षकों को 2 सप्ताह का मैंडेटरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग यहाँ पे करना होता है 1 साल में। तो उसको हम लोग बखूबी कर रहे हैं। सभी शिक्षकों को 2 सप्ताह तक यहाँ पे डाइट में प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार सिलेबस चेंज हो रहा है, बच्चों को नॉलेज लेवल्स चेंज हो रहे हैं और पाठ्यक्रम चेंज हो रहा है, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे शिक्षक लगातार नए मेथड्स ऑफ टीचिंग को अडॉप्ट करें और उनको उपयोग करें क्लासरूम के भीतर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, अभी हम लोगों ने बात की क्या काम हो रहा है। अभी अगर प्राथमिकताओं की बात करें सर, तो क्या क्या प्राथमिकताएं देखते हैं सर कि शिक्षा विभाग कर रहा है निपुण कार्यक्रम के संबंध में? क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए? जब भी शिक्षा व्यवस्था की बात होती है तो 2 हार्ड इंटरवेंशन और सॉफ्ट इंटरवेंशन दोनों की बात करते हैं। हार्ड इंटरवेंशन में पिछले 2 साल में अभूतपूर्व क्रियाकलाप हुए हैं, जिसका नतीजा है कि आज सभी स्कूलों में अब बिजली, पानी, प्रसाधन सुविधाओं की कमी नहीं रह गई है। वी आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट कि हम लोग इनमें सैचुरेशन लेवल पर आ चुके हैं। बृहद स्तर पर एडिशनल क्लासरूम्स का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ का पॉपुलेशन भी यंग है और बच्चों की संख्या भी अपेक्षाकृत द स्टेट यहाँ पर ज़्यादा है। तो उन सभी को हम लोग एकोमोडेट करने के लिए बृहद स्तर पर क्लासरूम्स का निर्माण किया गया। शिक्षकों और बच्चों की सुविधाओं के लिए प्रसाधन सुविधाओं का निर्माण हुआ, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए जो चाहे गार्ड की बहाली हो, चाहे बाउंड्री वॉल का निर्माण हो, ये सब कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। उसके अलावा बेसिक एडवांस लेवल पर उदाहरणतः आईसीटी लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, इन और उसके अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो खेल में रुचि रखते हैं छात्र, उनकी पहचान के लिए, उनकी स्किल्स को होन करने के लिए मशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी विधाओं में मेन विधाओं में छात्रों को टैलेंट्स को आइडेंटिफाई, नर्चर, ट्रेन, ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में बिहार का प्रतिनिधित्व कर सकें। तो एक ऑल राउंड ओवरऑल एफर्ट है शिक्षा को और इंक्लूसिव और होलसम बनाने के लिए। और जो निपुण कार्यक्रम एक एजुकेशनल साइड पे जो सॉफ्ट इंटरवेंशन है थ्रू टीचर ट्रेनिंग, थ्रू प्रोविजन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स टू किड्स एज वेल एज टीचर्स, ये उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने जो बेसलाइन सर्वे में 15% उपलब्धि हासिल की। तो जो एजुकेशन के केस में हमेशा एक हार्ड और सॉफ्ट इंटरवेंशंस का एक मिश्रण आवश्यकता होती है। शिक्षा सिर्फ आपको एक जॉब करने के लिए नहीं ट्रेन कर रही होती, बल्कि आपको एक अवेयर सिटीज़न बनाने के लिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई शिक्षक जब कोई छात्र विशेषकर सीधा हम लोगों को किसी प्रकार की सूचना देते हैं। यहाँ पर हम लोग बाल विवाह रोकने के लिए विशेष अभियान चलाते हैं, तो बहुत खुशी हुई कि एक क्लास 11th की बच्ची ने फ़ोन किया कि सो एंड सो जगह पर मेरी सहेली की शादी की जा रही है। तो बस उनका एक फ़ोन कॉल काफ़ी था टू स्प्रिंग इनटू एक्शन, और एसडीएम गए और उन्होंने सभी को समझाया, और एक एमिकेबल एटमॉस्फेयर में उसको शादी को हम लोग रोक पाने में कामयाब रहे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि अब छात्र कितने सजग हैं, उनके कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि, और उसी का नतीजा कि आजकल जो भी हम लोग, ऑल्दो हमारा एक स्ट्रिक्ट है, लेकिन जो छात्रों के माध्यम से सूचना मिलती है बहुत ही ऑथेंटिक होती है और लगभग सही होती है, तो उस पर हम लोग तुरंत एक्शन लेते हैं। तो ये गर्ल एम्पावरमेंट, विशेषकर जिस प्रकार से साइकिल योजना के माध्यम से छात्राओं के आत्मबल में जो बढ़ोतरी हुई है, इसकी भी पूरे देश में नहीं बल्कि अन्य देशों में भी इसकी चर्चा होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो छात्राओं को साइकिल बांटने का जो उन्होंने प्रयोग किया था, वो कितना सफल रहा। तो ये सारी इंटरवेंशन का एक नतीजा है कि एक बहुत ही सकारात्मक माहौल बना है, और अब समय आ गया है कि हमने इस क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही कह रहे हैं सर कि अगर जब तक ये समग्र रूप से चीज़ों को हम नहीं देखेंगे तब तक पूरा विकास मुश्किल है। सर, अभी हम लोगों ने बात की एजुकेशन में ट्रेनिंग की, भर्ती की,
एक सर बहुत बड़ा कंपोनेंट है समुदाय भी, माता पिता की भूमिका कैसे है, तो सरकार की तरफ से अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित किए जा रहे हैं, कुछ VSS भी बने हुए हैं। तो आप कैसा देखते हैं कि समुदाय और माता पिता की संगोष्ठी जो हो रही है इस विद्यालयों में, इनकी कैसी भूमिका है और किस प्रकार से ये भूमिका को हम बेहतर ढंग से शिक्षा के विकास में इनका मदद ले सकते हैं, बेहतर करने में सहयोग ले सकते हैं? बहुत सही कहा आपने कमल जी। एक कहावत है कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो एक बच्चे के विकास में पूरे समुदाय की भूमिका रहती है। बच्चा स्कूल में 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे ही बिताता है और रेस्ट और वो समय अपने घर पर रहता है। और कहते भी हैं कि जो जो फर्स्ट स्कूल होता है उसका अपना परिवार होता है। सो इसको देखते हुए निश्चित ही समुदाय की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाज में जो कुरीतियाँ थीं उनको लगाम लगाने के लिए बहुत ही दूरगामी निश्चय किए हैं। विशेषकर जीविका दीदियों के मांग पे राज्य की माताओं बहनों की मांग पर राज्य में पूर्ण रूप से मद्य निषेध लागू किया है। उसका ही नतीजा है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो बच्चा अगर घर पे देखेगा कि इस प्रकार की घटनाएं नशे के कुप्रभाव में अगर हो रही हैं तो उसके मानसिक रूप से उसके क्या उसका कुप्रभाव होगा। उसके अलावा आज का छात्र जब निकलता है तो देखता है कि महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी हो रही हैं। बिहार राज्य में 35% क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को दिया हुआ है। तो चाहे वो शिक्षक हों या पुलिस हों या प्रशासनिक सेवाओं, सभी में हमारी सिस्टर्स बहुत अच्छा कर रही हैं। तो वो देख रहा है कि किस प्रकार से एक समता का, एक इक्वालिटी का माहौल तैयार किया जा रहा है। और शिक्षा के लिमिटेड उसमें जो पेरेंट टीचर मीटिंग का आपने चर्चा किया, आई वाज हैप्पीली सरप्राइज्ड कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ नियमित रूप से सभी विद्यालयों में हो रही हैं। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल में जितना सीरियसली पेरेंट टीचर मीटिंग को लिया जाता है, वही सीरियसनेस अब यहाँ के पेरेंट टीचर मीटिंग में भी देखने को मिल रहा है। छात्र अभिभावकों की उपस्थिति भी अच्छी हो रही है। जो रेगुलर प्रोग्रेस का फीडबैक है उनके साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ कठिनाई क्या कहते हैं, अब क्योंकि असेसमेंट डिफरेंट टाइप का असेसमेंट की व्यवस्था राइट टू एजुकेशन ने की है, तो उस परिस्थिति में रेगुलर फीडबैक शेयर करने के लिए ज़रूरी है कि पेरेंट टीचर मीटिंग वगैरह हम लोग समय से आयोजित करें और रेगुलर छात्रों के डेवलपमेंट से जो भी फीडबैक है वो अभिभावकों के साथ शेयर करते रहें। तो कुछ बीच में होती हैं और जब रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आई वाज हैप्पी टू सी कि रिज़ल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के दिन भी काफ़ी मात्रा में छात्र आए थे एंड सभी शिक्षकों ने अच्छे से अरेंजमेंट कर रखे थे। जो प्रोग्रेशन होता है वो उसको एक इवेंट की तरह देखें, एक फेस्टिवल के रूप में देखें कि जो छात्र है वो शिक्षा के अलग सोपान पर वो पहुंच रहा है। निश्चित ही पेरेंट्स का सकारात्मक सहयोग रहेगा तो शिक्षा विभाग के जो प्रयास हैं सभी पे बेहतर परिणाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने समुदाय के बारे में भी विस्तार से बताया। सर अभी हम लोग बात करते हैं, काफ़ी चर्चा भी की जाती है डिजिटल टेक्नोलॉजी की, तो सर शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के उपयोग को आप किस प्रकार से देखते हैं और साथ में ये डिजिटल लर्निंग और इन सब चीज़ों के लिए क्या ये शिवहर में उपयुक्त है? हम अभी इन चीज़ों को किस हद तक ले जा सकते हैं, इस संबंध में सर आप बताना चाहेंगे? हम लोग चर्चा ही कर ही रहे थे कि जो एजुकेशन है और जो डिजिटल बाय डिजिटल आई मीन विच ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेट, दीज टू आर ग्रेट इक्वलाइजर्स। ये दो शक्तियाँ ऐसी हैं जिनका प्रभाव लगभग असीमित है। सो डिजिटल लिटरेसी के क्षेत्र में भी अगेन बहुत सारी संख्या में कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली राज्य सरकार ने की है। तो हम लोगों का प्रयास है कि सभी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक रहें। और 10-20 साल पहले जो कौतूहल रहता था कंप्यूटर लैब के, हम लोग विशेषकर जब पढ़ने जाते तो कंप्यूटर लैब में मंदिर के जैसे था, तो जूता मोजा खोल के जाइए। और उस प्रकार से अब हमारे यहाँ भी अब सभी स्कूलों में कंप्यूटर लैब की स्थापना की जा रही है। तो जिस प्रकार से बच्चों के मन में कौतूहल, ये पहले सिर्फ अर्बन फिनोमेना था कि कंप्यूटर लिटरेसी, और वो आज ग्रास रूट्स तक चली गई है। और हम बच्चों को प्राइमरी के बाद से ही कंप्यूटर शिक्षा में उनकी तरफ उनकी रुचि डेवलप करने की कोशिश करें। उसके अलावा कंप्यूटर लिटरेसी और स्मार्ट क्लासेस का उपयोग के लिए राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट उन्नयन, मिशन उन्नयन भी सभी जिला में शुरू किया है, और जहाँ पे आईसीटी के माध्यम से शिक्षकों को बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाया जा रहा है। इसके लिए मैं राज्य सरकार का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार के
टूल्स अवेलेबल होंगे शिक्षकों को, तो आधुनिक ढंग से बच्चों को विशेषकर जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उनका बेहतर ज्ञान वो उनको दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी चीज़ों को विस्तार से बताया भी है। हम ये सर जानना चाहते हैं कि आपने बताया भी कि आपने फिर आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की वहाँ से, तो इस पूरे यात्रा में उसके बाद फिर आपने आपका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा में हुआ और फिर आप आज जिला पदाधिकारी के रूप में आप कार्यरत हैं। इस पूरी यात्रा में आपको किनका सहयोग मिला, कुछ तो आपने बताया भी है, और फिर क्या क्या कठिनाई आई, तो उसका कुछ बताएंगे तो बड़ा लाभ होगा सर। निश्चित ही मैंने आपको पहले बताया कि मुझे बहुत ही सेफ़ और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मेरे माता पिता ने सीमित संसाधनों में जो भी बेस्ट उपलब्ध हो सकता था वो उपलब्ध कराया। तो उस प्रकार से कठिनाई तो नहीं हुई, लेकिन एक शहर में एक सरकारी सैलरी पर 3 बच्चों का, मेरे 3 भाई बहन हैं और सभी मतलब जो भी बेस्ट पॉसिबल स्कूल था उसमें हम लोग जाते थे। तो उसमें कभी-कभी ये सिस्टम रहता था कि 2 माह की फ़ीस एक साथ देनी होती थी। तो कभी-कभी वो थोड़ा-सा कठिनाई होती थी क्योंकि बजट बिगड़ जाता है। अब 3 बच्चों का 2 महीने मतलब 6 महीने की फ़ीस एक साथ देंगे तो, लेकिन कभी सहज स्थिति का सामना नहीं करना पड़े उस प्रकार से। एक ही करियर चॉइस डिफ़िकल्ट थी कि आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट, कि हमारे यहाँ तो मतलब पहले इस प्रकार की था कि पहले इंजीनियरिंग कर लो फिर क्या करना है फिर सोचेंगे। तो वो करियर चॉइस थोड़ा बनाने के लिए मुश्किल था क्योंकि आफ्टर एक इतने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से इंजीनियरिंग करने के बाद आपके बहुत सारे करियर ऑप्शंस रहते हैं, वेदर यू वांट टू गो इन साइंसेस और मैनेजमेंट और सिविल सर्विसेज, स्टार्टअप कल्चर, आईटी दिल्ली का स्टार्टअप कल्चर भी बहुत अच्छा है। तो उसमें एक थोड़ा-सा डिसाइड करना मुश्किल होता है और अब इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड अर्ली ऑन तो स्विच करने में भी कुछ साल वगैरह लग सकते हैं। तो दैट करियर चॉइस हैड टू बी मेड। सो उसमें मेरी माताजी, मैंने आपको बताया प्राथमिक शिक्षा, तो जब भी उनके स्कूल में इंस्पेक्शन वगैरह होता था विशेषकर सीडीओ या डीएम सर लोगों, तो शी इज़ यूज्ड टू बिकम वेरी एक्साइटेड कि क्या कहते हैं, इट्स लाइक अ फेस्टिवल टाइप का कि, एंड माय मदर शी इज़ वेरी प्रॉम्प्ट इन हर, तो अपना पूरा अप टू डेट रखती हैं लेसन बुक और ये सब। तो उससे लगता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड भी लोगों को का शिक्षा में रुचि रहती है। तो उसमें थोड़ा फादर ने भी थोड़ा एनकरेज किया टू लुक एट सिविल सर्विसेज एज एन ऑप्शन। और सो लास्ट ईयर तक आते-आते मन बन गया था। तो उसके बाद फिर इट वाज़, आई हैड अ रिलेटिवली ईज़ी प्रिपरेशन बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आई वाज़ लकी टू, आई वुड से लकी बिकॉज़ मेहनत सभी लोग करते हैं, लगभग बहुत बड़ा पूल इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करता है एंड ऑल ऑफ देम आर शार्प एंड मोटिवेटेड, बट थोड़ा-सा सिविल सर्विस यू नीड सम लक। सो विद गॉड्स ग्रेस आई गॉट थ्रू एंड उसके बाद फिर बिहार कैडर में अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी पूरी कैरियर, मतलब यात्रा जो है यहाँ तक पहुँचने की। अब अंत में अगर हम बात करें तो सर, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के क्षेत्र में अगर हम इस पूरे प्रोग्राम को सशक्त बनाना है तो शिवहर में हम किन किन क्षेत्र को प्राथमिकता देना चाहेंगे सर, उस पर कुछ बताना चाहेंगे सर? जी। अगर हमको एक समतापूर्ण समाज की स्थापना करनी है तो विशेषकर जो हमारे नॉट सो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं उनके बच्चों को हम लोगों को टारगेट करना चाहिए। हम लोग यहाँ फीडबैक देख रहे हैं कि विशेषकर कुछ पॉकेट्स में हम लोगों को वी आर फेसिंग इश्यूज़ विथ स्टूडेंट अटेंडेंस। जो जिस प्रकार की सीरियसनेस संभवतः हम लोग अर्बन एरिया में देखते हैं कि बच्चों को नहीं ले जाना है, यहाँ पे कि विशेषकर जो फेस्टिवल का माहौल होता है उसके आसपास अटेंडेंस बहुत एनकरेजिंग नहीं रहती है। तो जिस प्रकार एक भी दिन स्कूल नहीं छोड़ने का संकल्प शहर में पेरेंट्स में जो हमने देखा है और महसूस किया, उतना ही सजगता आई थिंक पेरेंट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में भी लानी होगी। अब लोग आरटी में 220 दिन की शिक्षा स्कूल मैंडेटरी है। विशेषकर जो बिहार में जो मेजर पर्व होते हैं, पर्व मनाने में एम्पल छुट्टी भी मिलती है, लेकिन क्या है कि उसके कुछ दिन पूर्व और कुछ दिन बाद उपस्थिति उतनी अच्छी नहीं रहती है। तो आपको पता है कि ये फॉर्मेटिव स्टेजेस हैं, यहाँ पे कुछ भी दिन का नुकसान होगा तो उसको कवर करने में टीचर के लिए भी चैलेंजिंग है कि अगर 10-20% बच्चे नहीं आए तो उसको दोबारा सीमित समय ऑलरेडी उनके पास है, उसमें उसको कैसे कवर करें। तो ये मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध होगा कि आपका भी एक दायित्व है कि बच्चों को स्कूल नियमित रूप से भेजें। हमारे जो शिक्षकेतर कर्मी हैं, टोला सेवक हैं, शिक्षक मित्र हैं, ये सब हाउस टू हाउस करते हैं, लेकिन अगर अभिभावक खुद से उतना मोटिवेटेड रहेंगे और बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो आई थिंक एक बहुत अच्छा लर्निंग आउटकम उसका हो सकता है। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार
सजग रहते हैं। दे विल लीव ऑल द फंक्शंस कि एक भी दिन बच्चों का स्कूल नहीं छूटने पाए। बट हमारे यहाँ थोड़ा विशेषकर क्योंकि फेस्टिवल्स भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे होते हैं, होली, दिवाली हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, सबको हम लोग मनाते हैं। उसके आसपास अगर जो उपस्थिति है वो थोड़ी संतोषजनक नहीं है, इसको हम लोग लगातार और अभिभावक एंगेज कर रहे हैं कि उसको हम लोग सुधारें, क्योंकि ये फॉर्मेटिव स्टेजेस में अगर कोई भी दरार पड़ जाती है तो उसको बाद में कवर करना मुश्किल रहता है। विशेषकर क्लास 5 के बाद क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट में और क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मटेरियल में एक विशेष जंप होता है, तो बहुत बच्चों के लिए कोप अप नहीं कर पाते हैं और वही ड्रॉप आउट का कारण बन सकता है। तो हम लोग चाहेंगे कि उस प्रकार की डिफ़िकल्टी कोई छात्र नहीं फेस करे और ताकि हमारा ड्रॉप आउट्स की संख्या 0 हो, सब लोग इंटर और हाई स्कूल तक सभी छात्र 100% वहाँ तक पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने चीज़ों को बहुत विस्तार से बताया है कि आपकी शिक्षा किस तरीके से आगे बढ़ी और ये यात्रा कैसी रही यहाँ तक पहुँचने की। आपने शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में, भर्ती के संबंध में, शिक्षकों को उपलब्ध कराए जा रहे ट्रैकर से जिसके संबंध में फिर वो बेहतर ढंग से उसका आकलन भी कर पाएंगे बच्चों का, उसके संबंध में भी बताया है। आपने अपनी प्राथमिकताएं बताई कि जिले में किस प्रकार से बेहतर कार्य हो सकता है और बच्चों का कैसे आकलन हो पाएगा और बच्चे कैसे अच्छा कर पाएंगे। तो मुझे विश्वास है सर कि इन चीज़ों को देख के लोग शिवहर को भी बेहतर समझ पाएंगे, यहाँ के काम को समझ पाएंगे और यहाँ जो अच्छा काम हो रहा है उसके संबंध में भी लोगों को जानकारी बढ़ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। आप सभी का एज टॉक के इस अंक में जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः एज टॉक के नए अंक के और नए मेहमान के साथ पुनः उपस्थित होंगे। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।